यस। भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। कल हमने पढ़ा था भू संसाधन तथा कृषि का जो अध्याय है, भाग 2 का अध्याय नंबर 3, उसके अंतर्गत हमने भू संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि भू संसाधन किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और इसको कितने भागों में बांटा है, ये अपने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे कृषि के बारे में, पढ़ेंगे दो अलग अलग भागों। ध्यान रखना, ये एक पार्ट एक है, एक पार्ट दूसरा है, दो पार्ट्स। कल हमने पढ़ा था कि भू संसाधन जो है उसका उपयोग क्या है। हमारे यहाँ पर भू संसाधन जो है उसका वर्गीकरण कौन करता है? भू राजस्व विभाग करता है। मैंने बताया था भू संसाधन का वर्गीकरण कौन करता है? भू राजस्व विभाग। भू राजस्व द्वारा इसका वर्गीकरण किया। कितने प्रकार का वर्गीकरण किया गया? कुल 9 प्रकार का वर्गीकरण किया गया था। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार देखे, वन क्षेत्र देखे, पड़त भूमि देखी गई, व्यर्थ भूमि देखी गई थी, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की भूमि हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे, कल जहां आपने छोड़ा था उसके आगे ही अपन अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। कल हमने पढ़ा था भूमि का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। ध्यान रखना, स्वामित्व इसके आधार पर भूमि बिल्कुल आसान है। एक तो निजी भू संपत्ति, ठीक है ना, दूसरी साझा भू संपत्ति जिसे कहते हैं। निजी भू संपत्ति जिसका कोई व्यक्ति मालिक होता है, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह हो सकता है, वह भूमि जिस पर एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह, समूह मतलब कि एक से भी अधिक व्यक्ति, 2, 3, 4 मिलकर किसी भूमि का मालिक हो, तो वह क्या कहलाती है? निजी संपत्ति कहलाती है। जैसे आप अपने मकान के मालिक हो कि नहीं हो, अपने खेत के मालिक हो कि नहीं हो, तो ये क्या कहलाती है? निजी भू संपत्ति कहलाती है, ठीक है ना। अब इसी का ही अगला, इसके दूसरी प्रकार कौन सी होगी? साझा भू संपत्ति। साझा भू संपत्ति में क्या होता है कि ये निजी नहीं होता, इसका संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। ध्यान देना, संपूर्ण समाज का अधिकार। अर्थात जैसे अपन देखें सामुदायिक भवन गांव के अंदर बने होते हैं, पंचायत भवन बने होते हैं, सामुदायिक भवन बनते हैं, चारागाह होते हैं, जहां पर गांव के सभी गाय जो है, पशुधन है, वो घास चरने के लिए उपयोग लिया जाता है। तो ऐसी संपत्ति के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, कोई व्यक्तियों का समूह मालिक नहीं होता है, वो सभी की साझा संपत्ति भू संपत्ति कहलाती है। सामुदायिक भवन जहां पर वहां पर निवास करने वाले लोग अपने किसी सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, ऐसे कार्यक्रम में वो भवन काम में लेते हैं, अर्थात सभी के लिए उपयोगी होता है, सभी के लिए उपलब्ध होता है, वो साझा भू संपत्ति कहलाती है। साझा भू संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहता है। ध्यान रखना, दूसरा नाम क्या है? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। इसका उपयोग संपूर्ण समाज द्वारा किया जाता है, अर्थात समाज के कोई भी लोग है उसका उपयोग कर सकते हैं, और इसका सभी पर इसका अधिकार, बराबर अधिकार होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता है। इन साझा भू संपत्ति, जैसे देखो आपके गांव में, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके गांव से उदाहरण हो, अपने स्कूल के पीछे का खेत एक नहीं है ना, खेत, तो उस खेत पर आप देखते हो हर साल पंचायत वाले लोग अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग खेती करने के लिए देती हैं, लीज पर देती हैं। तो ऐसे में जो गांव के जो भूमिहीन किसान होते हैं उनको फायदा मिलता है। जो पंचायत का खेत होता है या सरकारी संपत्ति है, उस पर खेती करने के लिए हर बार अलग अलग किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए दिया जाता है। भूमिहीन जो किसान होते हैं उनको लिए खेती करने का, जिससे कि वो अपने खेती कर सके और जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर होते हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। इस प्रकार की भू संपत्ति पशुओं के लिए चारे, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, अर्थात लकड़ी होती है कि नहीं होते, अंग्रेजी बबूल लगे होते हैं, अंग्रेजी बबूल जिसे अपन कहते हैं बावलिया, देखे होते हैं, उनको काट कर उसको ईंधन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। कई प्रकार के फल, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराते हैं। ये होती है भू साझा भू संपत्ति। इस प्रकार हमने भू संसाधन के जो भी प्रकार थे उनका वर्गीकरण था हमने पढ़ा, ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर देख लिया, अर्थव्यवस्था के आधार पर हमने भी उसका पढ़ा था कल, आपको याद हो तो, ठीक है ना। हम अब पढ़ेंगे कृषि किस प्रकार से होती है, कृषि क्या है, इसके क्या क्या विशेषता है, भारत में कृषि किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे।
चलिए हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपन भारत में कृषि, ये अपन बताते हैं। देखो, हमारा जो अध्याय है वो दो भाग बटा, भू संसाधन और दूसरा है कृषि। भू संसाधन के बारे में हमने भी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम कृषि के बारे में, भारत की जो जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या आज भी हम बात करें लगभग 50% से भी अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है। वो प्रत्यक्ष रूप से भी है या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? कृषि में आप देख तो हमारे यहाँ पर कई प्रकार के व्यक्ति हैं जो भूमिहीन होते हैं। गांव के अंदर भूमिहीन कई किसान रहते हैं। वो मजदूरी करने के लिए कहां पर जाते हैं? खेतों में जाते हैं, नहीं जाते हैं? जिसे अपन कहते हैं फसल काटने के लिए हम मजदूर लगाते नहीं लगाते हैं, बढ़िया बोलते जिसे अपन बढ़िया। तो वे उनके लिए ये कृषि उनके लिए जीवन निर्वाह का लिए कार्य करता है। तो मजदूरी जो किसान होते हैं और जिसको भूमिहीन किसान होते हैं वो मजदूरी पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं आज भी हमारी जनसंख्या 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और साथ में हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर देखे। प्राथमिक सेक्टर कृषि से निर्भर होता है, साथ में द्वितीय जो उद्योग और इससे निर्भर होता है, और तृतीय होता है सेवा सेक्टर से। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पहला भाग है उसके अंदर बताया। ये उद्योग और सेवा सेक्टर किस पर निर्भर होते हैं? सभी कृषि पर निर्भर होते हैं। हमने देखा कई उद्योग जैसे हैं, उन उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलता है? कच्चा माल उनको कृषि से ही मिलता है। जैसे मैं बात करूं, शक्कर गुड़ बनाने के लिए किससे बनता है? ये गन्ने से। तो गन्ना कहां से मिलता है? कृषि से मिलता है। तो शक्कर की फैक्ट्री है या गुड़ की फैक्ट्री है, जो उद्योग लगे हैं वो कृषि पर निर्भर है। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं। कृषि में भूमि का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि फसल की गुणवत्ता एवं मात्रा भूमि की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर देखिए भूमि उपजाऊ होगी, उपजाऊ भूमि है, तो क्या होगी? फसल अधिक होगी कि नहीं होगी? अधिक, ठीक है ना। और भूमि के अंदर अगर भूमि भूमि में अगर खाद दी जाएगी, ठीक है ना, जैविक खाद दी जाती है। आजकल जैविक खाद का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसकी फसल भी कैसी होगी? बहुत ही अच्छी होगी फसल। उसकी क्वालिटी है जो गुणवत्ता अच्छी होगी। अर्थात जो फसल की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? भूमि पर निर्भर करती है। सीधा सा है, किस पर निर्भर करेगी? भूमि पर निर्भर करती है। भूमि अगर अच्छी है तो फसल भी अच्छी होगी। भूमि अगर अनुपजाऊ बंजर होगी तो वहां पर कृषि जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, इतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। अब हमारे आगे भू संसाधनों को स्वामित्व के क्षेत्र में, स्वामित्व को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्थिति के रूप में भी देखा जाता है। गांव के अंदर देखो, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो गांव के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, एक उच्च पदों पर आसीन होता है। गांव के अंदर बिल्कुल ही प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा के रूप में देखा है। अगर मान लीजिए एक भूमिहीन किसान है जिसके पास केवल 2 बीघा जमीन है और एक व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन है, तो अपन क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अमीर व्यक्ति है, ये अमीर व्यक्ति कहलाता है, बहुत ही उच्च वर्ग से कहलाता है, क्योंकि जमीन ज्यादा है इसके पास। तो ऐसे में भूमि को सामाजिक स्थिति के आधार पर देखा जाता है। सामाजिक स्थिति के रूप में जिसके पास ज्यादा जमीन है वो व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, जिसके पास जमीन कम है उसका समाज में निम्न स्थान होता है। हमारे गांव में देखो कहीं ऐसे होंगे जिसके पास 100 बीघा जमीन होगी, उनके पास खेती करने के लिए अच्छी फसल भी होती है और साथ में उनके पास पैसा भी, ज्यादा फसल होगी तो पैसा भी ज्यादा आएगा, वो अमीर एकदम, उसका जो रहन सहन है वो उच्च होगा। और जिसके पास भूमि नहीं है वो मजदूरी करते हैं, केवल किसान खेती की मजदूरी पर निर्भर होते हैं, उनका सामाजिक स्थिति बहुत ही निम्न होती है। समस्त इस प्रकार से हम देखें कि कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान निवल बोया गया क्षेत्र पर लगाया जाता है। अब देखिए भूमि है इसके पास 100 बीघा, ध्यान देना 100 बीघा जमीन, लेकिन 100 बीघा में से कृषि किस पर होती है? कितने क्षेत्र पर होती है? अगर उसकी उपजाऊ जमीन है तो कृषि 100 बीघा पर हो रही है, तो निवल बोया गया क्षेत्र कितना होगा? पूरा 100 बीघा। अगर मान लो 100 बीघा जमीन है
और केवल मान लो 10 बीघा पर जमीन पर ही फसल उगाई जाती है, तो निवल बोया गया क्षेत्र कितना होगा? केवल 10 बीघा। बाकी 90 बीघा जो है वो अनउपजाऊ भूमि होगी, वो ध्यान रखना। समय ना आपको, तो भूमि होना ही पर्याप्त नहीं है, वो भूमि कैसी है इस पर निर्भर करेगा कि भूमि वो उपजाऊ भूमि है या अनउपजाऊ भूमि है, या बंजर भूमि है, या परती भूमि है, या व्यर्थ भूमि है। हमने कल अपने पढ़ा भूमि के बारे में, व्यर्थ भूमि, उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि। तो भूमि कैसी उस पर भी निर्भर करता है। तो अनुमान, कृषि संसाधन का अनुमान किस पर लगेगा? निवल बोए गए क्षेत्र पर लगेगा। ठीक है ना। भारत में फसल घनता की गणना जो की जाती है इस सूत्र के आधार पर, कृषि घनता अर्थात सकल बोया गया क्षेत्रफल बट्टा निवल बोया गया क्षेत्रफल इंटू 100। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। कई बार परीक्षा में पूछते हैं कृषि घनता कैसे ज्ञात की जाती है, तो सकल बोया गया क्षेत्रफल बट्टा निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, ये हमारी कृषि घनता, इससे हम ज्ञात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए फसल ऋतु के बारे में देखते हैं। हम धीरे धीरे भारत की कृषि के बारे में अपन इसको समझेंगे। हमारा जो है वो फसल ऋतु के बारे में। भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतु होती है, जानते हैं सब ये बिल्कुल ही। खरीफ, खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? मुख्य रूप से जून से सितंबर में, जून से सितंबर में, अर्थात मानसून के रूप में। जब मानसून होता है ना, उस समय ये कृषि की जाती है। हमारे यहाँ पर, यहाँ की भाषा में अपन क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? बताओ, आप बताइए। उगाते हैं ना ज्वार बाजरा, उगाते हैं ना ज्वार बाजरा, ये खेती करते हैं। उस खेती को क्या कहते हैं अपने लोकल भाषा में? हाँ बताओ चिंटू, क्या बोलते हैं उसको? ज्वार बाजरा तिल। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज खोलो, वॉल्यूम खोलो। क्या बोलते हैं उसको? अपने बोलते हैं ना कातिरा, कातिरा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? देसी भाषा में, यहाँ की हाँ स्थानीय भाषा सर। में इसको इस प्रकार से बोले जाते हैं। ठीक है ना। ये क्या करती है? खरीफ की फसल होती है। ये फसल जो होती है इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ में जो वर्षा होती है उसके साथ हो जाती है। इस समय जून से सितंबर में कौन से मानसून द्वारा वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये ध्यान रखना, मानसून 2 प्रकार का है, एक दक्षिणी पश्चिमी है, दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ इस ऋतु में कौन कौन से होती है? चावल, ध्यान रखना, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर जैसी फसलें होती है। जबकि दक्षिण भारत में, ध्यान रखना, ये कौन सी बात कर रहे हैं अपन? उत्तर भारत में, उत्तर भारत यानी भारत का ऊपरी हिस्से के अंदर। और दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली इस ऋतु में उगाई जाती है। ध्यान देना, चावल की बात कर रहा हूं मैं, चावल देखो खरीफ में भी आ रहा है। ठीक है ना। तो खरीफ की फसल जून से सितंबर, अर्थात बारिश का मौसम होता है, वर्षा काल होता है, उस समय खरीफ की फसल उगाई जाती है। अब देखिए दूसरी है रबी की फसल, अर्थात शीतकाल में, अक्टूबर से नवंबर में लेकर से मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती है। ठीक है ना। और शीतकाल में जो वर्षा खेती होती है ना, वो उसको क्या कहते हैं अपन? रबी की फसल। ठीक है ना। इस ऋतु में क्या क्या उगाते हैं? गेहूं, चना, सरसों, जौ इत्यादि उगाई जाती है। अभी आपके खेतों में कौन सी फसल उगाई हुई है? गेहूं चना और और चना एक सरसों। नहीं है? चने की फसल एक नहीं है? सरसों जिसे अपन क्या कहते हैं, हाँ सर। राई कहते हैं, है ना। राइडो। तो ये कौन सी फसल है? रबी की फसल। ठीक है ना। ये रबी की फसल है। ठीक है ना। ये उत्तर भारत में उगी जाती है, जबकि दक्षिण भारत में देखो कौन हो गई? चावल। देखो चावल वापस आ गए, चावल खरीफ की फसल में भी था और रबी की फसल में भी है। इस साथ में मक्का, रागी, मूंगफली जैसे फसलें भी बोई जाती है। ठीक है ना। अब तीसरी फसल है जायद की फसल। ये जायद की फसल। हाँ, जायद की फसल ये अल्पकालीन फसल होती है। अब देखिए, हमने पढ़ा खरीफ की फसल वो मानसून में होती है, रबी की फसल शीतकालीन में होती है। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर, अप्रैल से जून महीने के अंदर जो फसल उगाती हैं वो जायद की फसल होती है। इस फसलों में क्या होता है? देखो आप देखते हो क्या क्या होती है? खरबूजे होते हैं, होते हैं
खरबूजा होते हैं कि नहीं होता? खरबूजा अपने यहाँ पर हेमवास के बांध में, हेमवास बांध में क्या होता है? खरबूजा होता है कि नहीं होता है हेमवास बांध में? तो ये कैसी फसल है? जायद की फसल है। ककड़ी है, ठीक है ना, ये सभी फसलें कौन सी हैं? जायद की फसल है। सब्जियां होती हैं इस मौसम में, क्या होती है? सब्जियां होती हैं, फल इत्यादि पाए जाते हैं इस। और चावल देखिए, इसमें भी चावल हो गया। तो चावल जो है तीनों ऋतु में, चावल रबी की भी फसल है, खरीफ की भी फसल है, और जायद की भी फसल है। इन तीनों में ध्यान रखना, चावल की तीन किस्में हैं। चावल की तीन किस्में देखो, एक अमन, ओस और बोरा, ये तीन किस्में हैं। अपन इन तीनों किस्मों की चावल का जब टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। बाकी सब देखिए किसी में नहीं है। जैसे मैं अमन की बात करूं, मैं अमन, ओस और बोरा, ये तीनों, इसके बारे में विस्तृत विवरण अपन चावल का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने फसलों की कौन कौन सी होती है, रबी, खरीफ और जायद की फसलों, तीनों फसलों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की है। आगे अपन देखते हैं, ये भारतीय कृषि ऋतु, ध्यान रखना इसमें आप देखें, तीनों फसलें कृषि ऋतु कौन सी है? खरीफ की फसल जून से सितंबर, सितंबर में कौन से उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में लगे? देखो चावल इसमें भी है, ठीक है ना, चावल, कपास, बाजरा, ये सारे मैं आपको बता दिया मैंने आपको सभी। जायद की फसल अप्रैल से जून में, वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा, अपने यहाँ पर क्या होता है? मुख्य रूप से खरबूजे, ध्यान रखना, खाते नहीं खाते खरबूजे, बस ये फसल यहाँ पर होती है। अब आगे देखिए, भारत में कृषि के प्रकार, वो थी कृषि ऋतु थी। कृषि हमने पहले पढ़ा, हम कृषि ऋतु के बारे में पढ़ा। पप्पू सिंह क्या हो रहा है? तुम कभी बार बार ऑन करते हो, कभी ऑफ करते हो, क्या बात है? ठीक है ना, क्लास देखो, क्लास को ध्यान से भी, केयरफुली। चलिए, भारत में कृषि को मुख्य रूप से सिंचाई के आधार पर बांटा गया। किसके रूप में बांटा गया? सिंचाई के आधार, दो भागों में बांटा गया। पहले होती है सिंचाई, सिंचित कृषि, दूसरी बारानी कृषि। ध्यान रखना, बारानी कृषि जो केवल वर्षा पर निर्भर होती है। तो हम पढ़ेंगे सिंचित कृषि कौन सी होती है और बारानी कृषि कौन सी होती है। सिंचित कृषि यानी जहां पर सिंचाई के साधनों, सिंचाई द्वारा नहरें, तालाब, नलकूप इत्यादि द्वारा कृषि की जाती हैं, वो सिंचित कृषि कहलाती है। अब बारानी कृषि केवल जो मानसून जो आता है, जब बारिश होती है ना, बारिश के आधार पर जो कृषि की जाती है वो बारानी कृषि की जाती है, वर्षा पर निर्भर होती है, वो कृषि कहलाती है। तो अपन चलिए अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले देखिए सिंचित कृषि। सिंचित कृषि में क्या होता है कि वर्षा के अलावा अन्य साधनों द्वारा फसलों को आवश्यक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब है कि यहाँ पर जल से नमी प्रदान की जाती है। जैसे बारिश कम हो जाए, कई बार होता है ना, बारिश कम होती है, फसल सूखने की, फसलें सूखने लग जाती हैं, उस समय उसको कुएं द्वारा या नलकूप द्वारा उसको सिंचाई, कुएं या नलकूप के द्वारा सिंचाई कर दी जाती है और उसमें पानी पिला दिया जाता है। नमी, आर्द्रता, नमी, नमी का मतलब क्या है? यहाँ पर नमी हो, मतलब फसलें सूखे नहीं। इस सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक है रक्षित सिंचाई, दूसरे उत्पादक सिंचाई। रक्षित सिंचाई, देखो नाम से ही हमें पता चल जाएगा, इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य का पानी की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है। ध्यान रखना, जैसे कई बार बारिश के मौसम में मानसूनी जो खेती होती है ना, मानसून खेती अगर कम हो, बारिश कम होती है, उस समय क्या करते हैं, फसल अगर नष्ट होने लगे तो उस समय सिंचाई कर दी जाती है, सिंचाई द्वारा खेती कर दी जाती है। और साधारण शब्दों में समझे तो वर्षा के अतिरिक्त जल की पूरी कमी को, वर्षा जल की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की सिंचाई का उपयोग किया जाता है। बारिश कम हो तो उस समय ये सिंचाई की जाती है। दूसरी सिंचाई है उत्पादक सिंचाई। इसका उद्देश्य है क्या है? फसलों को सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना, ये जिससे कि अधिकतम उत्पादन हो सके। जैसे अब देखो, गेहूं की फसल है या चने की फसल है या राई की फसल है, उसमें सिंचाई करते हैं कि नहीं करते? सिंचाई करते हैं ना उसमें। तो उसमें सिंचाई किससे करते हैं? कुओं के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, नलकूप हो सकता है, ट्यूबवेल जिसे अपन कहते हैं, ये हो सकता है, नहरों के माध्यम से, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये सिंचाई देखो बारिश के पानी नहीं, केवल उत्पादन की वृद्धि करने के लिए की जाती है।
और इसमें देखो रक्षी, अगर फसल नष्ट हो रही हो उस समय ये सिंचाई करते हैं। ये कब की जाती है? मानसून में, वर्षा काल के अंदर की जाती है, वर्षा के समय में। ध्यान रखना, बारिश अगर कम हो उस समय ये सिंचाई करें। और यह सिंचाई अपन फसल, अच्छी फसल लेने के उद्देश्य से की जाती है। रक्षित सिंचाई की तुलना में उत्पादित सिंचाई में अधिक मात्रा में जल की उपलब्धता होती है। क्यों? देखिए इसके अंदर क्या होता है, कुछ पानी तो किससे मिल जाता है? वर्षा जल से मिल जाता है, और कुछ सिंचाई से मिल जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमें जल की उपलब्धता हो जाती है। ठीक है ना? तो ये सिंचाई, सिंचित कृषि अपन देखिए। अब देखिए अपन दूसरी देखते हैं, बारानी कृषि। बारानी कृषि क्या होती है? जब वर्षा पर निर्भर होती है। ये दूसरा प्रकार, ध्यान रखना, ये पहले अपन देखा था सिंचित कृषि, दूसरा देख रहे हैं अपन वर्षा पर निर्भर कृषि। इस वर्ग में कृषि के उस प्रकार को शामिल किया जाता है जो जलापूर्ति के रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात जहां पर सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वहां पर ये मानसून के द्वारा अर्थात वर्षा के माध्यम से जल प्राप्ति होती है। कृषि की ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्षा पर निर्भर कृषि को दो भागों में बांटा गया, एक तो शुष्क कृषि भूमि, दूसरा आर्द्र कृषि भूमि। आज देखो शुष्क कृषि भूमि जहां पर बिल्कुल ही तापमान अधिक होता है, तापमान बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसी स्थिति में वहां पर कृषि की जाती है। और दूसरी है आर्द्र कृषि, इसी को अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए शुष्क कृषि के बारे में, ये क्या होता है? शुष्क कृषि देखिए क्या होती है, वह प्रदेश जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर शुष्क कृषि भूमि का क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं राजस्थान, देखो ध्यान देना, राजस्थान की बात करता हूं मैं, राजस्थान की बात करता हूं मैं। ये अब ये जो राजस्थान के दो भागों में बांटते हैं, अरावली पर्वतमाला दो भागों में, इस साइड में राजस्थान इधर साइड में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और इधर जो होती है वर्षा लगभग, यहाँ पर इसकी बात करें, मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर के आसपास से भी ज्यादा वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र भाग है ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। इस पश्चिमी भाग के अंदर, ध्यान देना, राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर शुष्क कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो 50 सेंटीमीटर से क्यों वर्षा होती है। और इसमें भी देखो ये अरावली क्षेत्र, ध्यान रखना, ये अरावली राजस्थान को दो भागों बांटा, और इसमें भी ये भाग देखें, ये 25 सेंटीमीटर से वर्षा रहता है, ये है 25 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यहाँ पर 25 से 50 के बीच होती है। क्यों? यहाँ पर पूरा थार का मरुस्थल है। तो ऐसे क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के अंदर, यहाँ पर जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में शुष्क भूमि होती है, शुष्क कृषि होती है। यहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जाती है? कम पानी वाली फसलें यहाँ पर खेती की जाती है, जैसे बाजरा है, मूंग है, चना, ज्वार, चारा इत्यादि फसलें की जाती है। इसमें वर्षा जल के उपयोग के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया है, अर्थात वर्षा जल को क्या करते हैं, कई प्रकार के ऐसे, जैसे आप कहते हैं ना नाडी, जिस कहते हैं ना खड़ी, जिसको बोलते हैं खड़ी नाडी के रूप में, तालाब के अंदर वर्षा जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है ना? ऐसे स्थानों में वर्षा जल को होता है इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर वहां पर खेती की जाती है। अनेक विधियां जो, जिसे अपन टांका कहते हैं, बरसात का पानी को टाका में एकत्रित कर लिया जाता है, और फिर उस बड़े बड़े टाके बने होते हैं, और फिर उसमें खेती की जाती है। ऐसी स्थिति में शुष्क भूमि कृषि जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है, जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब देखिए दूसरा प्रकार, आर्द्र कृषि भूमि, जहां पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वर्षा ऋतु में वर्षा पौधों की जरूरत से अधिक होती है, अर्थात पानी कम चाहिए लेकिन बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों में क्या में वह फसल उगाई जाती है जहां पर अधिक पानी में उग सकने वाली जो फसल होती है उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे चावल, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गन्ना, जूट इत्यादि। अभी हमने देखा, देखो ध्यान दो, हमने इसमें देखा, यहां पर देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी उगाई जाती है? बाजरा है, ध्यान देना सभी। देखो इस क्षेत्र के अंदर जो ये जो क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र है, ये बात,
ये अरावली भाग है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहाँ पर जो होता है 50 से भी कम वर्षा होती है। तो कम पानी वाली फसलें कौन सी है? बाजरा है, मूंग है, चना है, ज्वार है, ये इत्यादि फसलें होती है। जबकि ये जो क्षेत्र है, ये वाला भाग, यहाँ पर 50 से अधिक होती है वर्षा। तो यहाँ पर अधिक पानी वाली फसलें उगाई जाती है, ठीक है ना। जैसे चावल है, जूट है, गन्ना है, इत्यादि की खेती की जाती है। ये थी कृषि भूमि प्रकार। अब भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारत में फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं। हम फसलें कौन कौन सी है? एक तो खाद्यान्न फसलें, दूसरा तिलहन फसलें और रेशेदार फसलें। इसके साथ में कई अन्य फसलें हो जाती हैं। तिलहन के साथ दलहन फसलें, दलहन, देखो, एक तो खाद्यान्न फसलें होती हैं, दूसरा तिलहन फसलें होते हैं, तीसरा दलहन फसलें हैं, चौथे रेशेदार फसलें हैं, और पांचवी है नकदी फसलें, जिसे अपन कहते हैं नकदी फसलें। खूब सारी फसलें, समय ना। हम इन फसलों को अलग अलग वर्गीकरण द्वारा पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। सबसे प्रमुख जो फसलें हैं वो खाद्यान्न। देखो, खाद्यान्न थोड़ा सा आपको मैं विवरण बताता हूँ। खाद्यान्न के अंदर कौन कौन सी फसलें होती है? अनाज, अन्न जो होता है ना, अनाज, वो खाद्यान्न फसल का अंदर। कौन कौन से? जैसे गेहूं है, चावल है, ठीक है ना, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी खाद्यान्न के अंदर। तिलहन के अंदर कौन सा है कि जो तेल से संबंधित है, तेल निकालने वाली फसल है। तेल किस किस से निकलता है तिलहन में? जैसे तिल है, मूंगफली है, ठीक है ना, और सरसों। राई है, सरसों। सरसों जिससे अपन कहेंगे। ये जो फसल है इसके अंदर आती है। हाँ, और रेशेदार फसल देखो, रेशेदार फसलें में कौन सी आती है? जैसे कपास, जूट, ठीक है ना, ये रेशेदार फसलें कहते हैं। और दलहन में देखो, दलहन में कौन से आते हैं? जैसे मूंग, जहाँ दालें होती हैं, अरहर, ये सारी फसलें होती हैं। मूंग है, मोठ है, ये सभी दलहन फसलों में आती हैं। और नकदी फसलें, ध्यान रखना, नकदी फसलें जैसे गन्ना है, ठीक है ना, चाय है, ठीक है ना, कॉफी का है, कॉफी है, ये सारी नकदी फसलें कहलाती हैं। ध्यान रखना, जिससे अपन रोकड़ प्राप्त की जा सकती है, बेचने से अपन पैसा प्राप्त होता है, वो नकदी फसलें कहलाती हैं। तो इन फसलों में सबसे पहले देखिए खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें विशेष स्थान होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें जरूरत होती है, रोटी की जरूरत होती है, और रोटी जो बनती है वो अन्न से बनती है। तो पहले, सबसे पहले मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें आती हैं। वो भारत में लगभग 2 तिहाई भाग में, कितना, अगर 3 भाग करें, दो दो भाग पर, कितने भाग, 2 भाग पर कौन सी की खाद्यान्न फसलें, और 1 भाग पर जो शेष जो फसलें हैं, वो सभी शेष कौन सी? दलहन, तिलहन, नकदी फसलें और रेशेदार फसलें, ये सभी 1 भाग पर होंगे। तो ये ज्यादा 2 गुना होगा, ये 1 भाग, ठीक है ना। अब हम देखते हैं खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी। सबसे पहले अनाज। मैंने आपको बताया खाद्यान्न फसलों में क्या काम ली जाती है? अनाज, सब अन्न, जिससे हमारा भोजन बनता है, जो हमारे उदर की पूर्ति करता है, जिसमें हमें रोटी की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया 2 तिहाई क्षेत्र में, 2 तिहाई क्षेत्र में मतलब कि लगभग 60% से ऊपर, लगभग 60% ऊपर खाद्यान्न फसल होती है। कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। भारत जो विश्व का लगभग 11% अनाज का उत्पादन करता है, जो कि अमेरिका और चीन के बाद भारत कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का, यूएसए। दूसरा किसका है? चीन का। और तीसरा भारत का है। किसके अंदर है? अनाज के अंदर, अनाज उत्पादन के रूप में भारत का स्थान, ठीक है ना। हम अनाज को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे। एक देखिए, उत्तम अनाज, ध्यान देना सभी। उत्तम अनाज कौन सा? उत्तम अनाज कौन सा किसे कहते हैं? चावल को और गेहूं को, ये सबसे उत्तम अनाज बनेगा, क्योंकि हमारी जो है आवश्यकता की पूर्ति इसी से होती है। और दूसरा अनाज है मोटा अनाज। मोटा अनाज का कौन सा है? ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, ये मोटे अनाज कहते हैं।
अब देखिए ध्यान देना, पौष्टिक रूप से ये सबसे ज्यादा, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे ज्यादा पौष्टिक, पोषण इसमें ज्यादा होता है। इस वर्ष देखो भारत जो है 2023 जो है मिलेट ईयर के रूप में मना रहा है। मिलेट ईयर अर्थात मोटा अनाज वर्ष, अर्थात मोटे अनाज के उत्पादन को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। कौन से वर्ष है? 2023 का साल, ये ध्यान रखना। ये यूएनए द्वारा प्रस्तावित है पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के यूएनए द्वारा इस 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट का मतलब है मोटा अनाज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पौष्टिक दृष्टि से सबसे ज्यादा ये अधिक पौष्टिकता युक्त अनाज होता है। ठीक है ना। कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, ये सब सर्वाधिक पौष्टिक होते हैं। अब हम देखिए, सबसे पहले देखते हैं चावल की। नंबर 1, हम उत्तम अनाज की बात करें, चावल सबका एक एक बार पढ़ें। भारत जो विश्व का 21.2% का चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का दूसरे स्थान है। नंबर 1 इसका है चीन और नंबर 2 भारत। ध्यान रखना इस बात को। कुल 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, मतलब कि भारत में 25% भाग पर चावल बोया जाता है और विश्व का कितना? 21.2% चावल जो विश्व का भारत में उत्पादन है। भारत में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। कैसे? देखो बता, समझाता हूं आपको तुमको। जैसे मान लो ये खेत है, 1 हेक्टेयर खेत है, ठीक है ना। यहां पर जो खेती करेंगे, चावल की खेती करेंगे, इस स्थान पर चावल करेंगे, यहां पर 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 50 क्विंटल चावल होता है। माना कि, ये ध्यान रखना आपने, माना है सब कुछ। और यहाँ पर दूसरे जो है उत्तर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है उत्पादन, जैसे ये भी एक हेक्टेयर है, यहाँ पर मान लो 40 क्विंटल ही होता है, 40 क्विंटल। तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो पर इस हिसाब से जमीन कम, अर्थात जमीन कम उत्पादन अधिक, ये है इसमें। इस दृष्टि से ये राज्य आ गए। कौन से? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन चावल जो है का जहां पर सर्वाधिक भूमि पर उगाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सर्वाधिक चावल बोया जाता है। ध्यान रखना, उत्पादन ज्यादा, उत्पादन की दृष्टि से नहीं, उत्पादन जमीन, इन क्षेत्रों में जमीन कम है लेकिन उत्पादन अधिक है। तो हम देखेंगे इसके बारे में। चावल कैसी फसल है? ध्यान, खरीफ की फसल है, साथ में रबी की फसल भी है। अपन पढ़ेंगे चावल के बारे में, अमन, ओस और बोरा के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसका आगे बढ़ता हूँ कॉलेज। चावल की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थिति हैं उसके बारे में देखेंगे। जलवायु कैसे होनी चाहिए, मैदानी क्षेत्र कौन सा, मिट्टी कैसे होनी चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चावल के लिए जलवायु, जलवायु कैसे होनी? नम का मतलब कि आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और उष्ण कटिबंधीय, अर्थात आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। उपोष्ण कटिबंधीय भी हो सकती है। चावल के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। चावल के लिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। जैसे मैंने राजस्थान के बताया था, मैंने आपको ध्यान देना, आपको राजस्थान के नक्शे के अंदर बताया था मैंने आपको कि ये जो क्षेत्र है, बन गया राजस्थान का नक्शा, ये अरावली क्षेत्र है, इधर होती है 50 से भी कम और इस क्षेत्र में होती है 100 से भी अधिक वर्षा सेंटीमीटर होती है। तो इस क्षेत्र में चावल जो होता है इस क्षेत्र में ही होता है, राजस्थान में। और भारत में बताया मैंने आपको, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, इन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। इससे उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सिंचित भूमि पर उगाया जाता है। ध्यान रखना है, कौन सी भूमि? सिंचित भूमि पर उगाया जाता है, बारानी भूमि पर नहीं उगाया जाता है। बारानी भूमि पर नहीं उगाया जाता है चावल को। इसके लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखना, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। साथ में मैदान कैसा होना चाहिए? इसकी खेती पहाड़ी इलाकों में भी की जाती है, मैदानी भाग में होती है, साथ में पहाड़ी इलाकों में कैसे करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। चावल मुख्य रूप से चावल की खेती कौन से क्षेत्र हैं? अभी मैं आपको नक्शे द्वारा बताऊंगा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बेसिन के मैदानों में होती हैं, साथ में पूर्वी तटीय क्षेत्र में होती हैं और डेल्टाई क्षेत्र में होती हैं। अब ये तीनों क्षेत्र जो है आपको नक्शे के रूप में देखते हैं अपन, कौन कौन से? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे 3 बड़े अफवाह तंत्र हैं भारत के। ये ध्यान रखना, ये अफवाह तंत्र है, ठीक है ना। और भारत का पूर्वी तटीय मैदान और भारत का डेल्टा क्षेत्र देखते हैं नक्शे के अंदर। देखिए ये रहा,
ये जो देखो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग, पहला नंबर 1 ध्यान रखना पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पंजाब, ये पंजाब, ये नंबर, ठीक है ना। यहां पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा यहां होता है, फिर उसके नीचे कर्ब्स होता है। तो ये कौन सा भाग है, वो सिंधु, गंगा, और ये 10वां नंबर ये अरुणाचल प्रदेश, ये ब्रह्मपुत्र, ये मैदानी भाग। 3 क्षेत्र बताए थे मैंने आपको, देखो देखो पीछे देखिए, पहला ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मैदानी क्षेत्र, तो ये सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा तीन, ठीक है ना। अब दूसरा बताया मैंने पूर्वी तटीय भाग, ये पूर्वी तटीय भाग, पूरा पूरा ये पूर्वी तटीय भाग, ये कौन सा भाग है, पूर्वी तटीय क्षेत्र। इस भाग में पूर्वी तटीय क्षेत्र में देखो, ये 4 नंबर उड़ीसा, ये उड़ीसा, 5 नंबर आंध्र प्रदेश, 6 नंबर तेलंगाना, 7 नंबर तमिलनाडु, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ठीक है ना। ये 10 नंबर, सॉरी मैं अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश ये है, ये असम, ठीक है ना। ये किस ईयर के 2020-21 के अनुसार ये आपको मैंने बताया। साथ में डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र ये देखो, ये गंगा पश्चिम बंगाल, ये गंगा डेल्टा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है डेल्टा क्षेत्र, ये इसी के अंदर आ गया भारत का डेल्टा क्षेत्र। और पूर्वी तटीय, ये पूर्वी तटीय और डेल्टा क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय मैदान आ गया, और डेल्टा क्षेत्र ये गंगा का डेल्टा क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ पर ये पश्चिम, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर भी चावल की खेती अधिकांश होती है। नदियां जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी का यहाँ पर है डेल्टा क्षेत्र है। विभिन्न नदियों का क्षेत्र यहाँ पर इसी प्रकार के डेल्टा क्षेत्र में चावल की कृषि अधिक